18वीं सदी के अंत तक जर्मनी में एक बौद्धिक क्रांति शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। जर्मन आइडियलिज्म केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि सोचने की एक संपूर्ण परंपरा है जिसने एक मौलिक प्रश्न उठाया कि हम वास्तविकता को जैसी है वैसी ही मानते हैं या हमारा दिमाग, हमारी चेतना उसे गढ़ती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे जर्मन आदर्शवाद की परंपरा को। आप ऐसे ही विचारों को विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जर्मन आदर्शवाद में मुख्यतः 4 दार्शनिक गिने जाते हैं: इमैनुएल कांट, फिच्टे, सेलिंग और हेगल। कांट ने दर्शन में कोपरनिकन क्रांति की। कांट ने यह तर्क दिया कि हम चीजों को जैसी है वैसी नहीं जानते, बल्कि वैसी जानते हैं जो हमें दिखाई देती है। समय, स्थान, कारण, कार्य जैसी अवधारणाएं बाहरी दुनिया की विशेषता नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग, हमारी चेतना के भीतर मौजूद है। इसका अर्थ है कि हमारी चेतना निष्क्रिय दर्पण नहीं है, बल्कि सक्रिय निर्माता है। यही विचार जर्मन आइडियलिज्म की आधारशिला बना। दूसरे दार्शनिक थे फिच्टे। उनका दर्शन मैं की केंद्रीयता पर आधारित था। फिच्टे ने कांट के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं को अपने दर्शन के केंद्र में रखा। उनके अनुसार मैं केवल निष्क्रिय अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक सृजनशील शक्ति है जो खुद को स्थापित करती है और इसी प्रक्रिया में बाह्य जगत को रचती है। फिच्टे का दर्शन स्वतंत्रता पर केंद्रित था। उन्होंने यह तर्क दिया कि इंसान केवल परिस्थितियों का उत्पाद नहीं है, बल्कि उन्हें बदलने वाला करता है, और यही विचार आधुनिक राजनीतिक दर्शन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। तीसरे दार्शनिक है सेलिंग, जिन्होंने प्रकृति और एकता के महत्व पर बात की। सेलिंग ने प्रकृति को दर्शन में पुनः स्थापित किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति और चेतना 2 अलग अलग रूप नहीं है, बल्कि परम सत्ता के 2 रूप है। प्रकृति जो है दृश्य आत्मा है और आत्मा जो है अदृश्य प्रकृति है। सेलिंग का यही विचार रोमांटिक मूवमेंट के लिए भी बहुत प्रभावित बना, जिसने प्रकृति को जीवित और सचेत अस्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। चौथे और आखिरी दार्शनिक है हेगल, जिन्होंने द्वंद्वात्मक प्रकृति और इतिहास का तर्क दिया। हेगल ने जर्मन आइडियलिज्म को व्यापक प्रणाली में परिवर्तित किया। उनका द्वंद्ववाद यानी डायलेक्टिक सबसे प्रभावशाली रहा, जिसमें बात करते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की। यह केवल तार्किक विधि नहीं है, बल्कि वास्तविकता का पूरा मूल तर्क है। हेगल के अनुसार इतिहास एक तर्कसंगत प्रक्रिया है, जिसमें स्वतंत्रता की चेतना क्रमिक रूप से विकसित होती है। जर्मन आइडियलिज्म की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं रही। पहली थी चेतना की प्राथमिकता, दूसरी थी गतिशील वास्तविकता, तीसरी थी स्वतंत्रता का केंद्रीय महत्व और चौथी थी समग्रता की खोज। जर्मन आइडियलिज्म ने न सिर्फ अपने समय को बल्कि आधुनिक चिंतन को भी गहराई से प्रभावित किया। आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिक रूप दिया और ऐतिहासिक भौतिकवाद की स्थापना की। इसके बाद अस्तित्ववाद के दार्शनिक क्रिकेगार्ड और सार्त्र ने व्यक्ति को केंद्र में रखकर इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। हुर्सल ने फेनोमेनोलॉजी के जरिए चेतना के अध्ययन को नई दिशा दी। जर्मन आइडियलिज्म केवल एक दार्शनिक परंपरा नहीं रही, बल्कि एक जीवित दार्शनिक दृष्टि रही। यह हमें याद दिलाती है कि मनुष्य केवल वास्तविकता का सिर्फ दर्शक भर नहीं है, बल्कि वह स्वयं उसका निर्माता है। कांट से हेगल तक की ये यात्रा स्थापित करती है कि चेतना, विचार और क्रिया के माध्यम से हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे गढ़ने में हम सहभागी हैं। यही इस परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है कि हम सिर्फ इस दुनिया को देखते भर नहीं है, बल्कि हम खुद इस दुनिया को बनाते हैं। इस प्रकार जर्मन आइडियलिज्म ने स्थापित किया कि मानव बुद्धि सिर्फ दुनिया को समझने के लिए नहीं है, बल्कि वह वास्तविकता के निर्माण और विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी आप और हम मिलकर ही इस दुनिया को बनाते हैं। अगर आप ऐसे ही दार्शनिकों के विचारों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे न्यूज़लेटर को जरूर सब्सक्राइब करें।